अस्सलाम वालेकुम। आज हाजिर हैं प्रोग्राम के साथ और हमारी आज की टॉप स्टोरी है सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जा रही है। और हमारा आज का हॉट इशू होगा बलूचिस्तान, जो कि खून आलूद है। और हमारा आज का एडिटोरियल जो है वो भी बलूचिस्तान के बारे में है कि वहाँ बाप के थप्पड़ की ज़रूरत है या माँ की जप्फी की, और माँ की मोहब्बत या बाप का गुस्सा। तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन टॉप स्टोरी जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो हुकूमत ने कुछ तरामीम पेश की हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने बिल पास करने के लिए टेबल कर दिए हैं, किए जाएंगे, अभी किए नहीं, आज करने थे लेकिन अभी नहीं किए। उसमें 6 तरामीम जो हैं वो उनको सजेस्ट किया गया, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है, एक तो जजेस की तादाद 17 से 23 की जा रही है, और दूसरा ये है कि जो बहुत बड़ा एक फ़ैसला है हो जाएगा, अगर कानून बन गया तो बहुत बड़ा फ़ैसला होगा कि तौहीन अदालत का कानून ख़त्म किया जा रहा है। और 184 जो है, जो सो मोटो के तहत सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला करती है उस पर अपील का हक़ उससे बड़े बेंच को दिया जा रहा है, क्योंकि उस पर अपील का हक़ नहीं था पहले। और इसके अलावा जो बाकी जितनी भी तरामीम हैं वो इस बात पर फोकस हैं कि कोई भी दोहरी शरीयत रखने वाला शख्स ना वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके, ना वो हाई कोर्ट का जज बन सके, और ना ही वो अदालत में किसी भी किस्म की मुलाजमत कर सके। तो बड़ी अहम कानून साजी होने जा रही है। हुकूमत के पास कानून साजी की अक्सरियत तो है, लेकिन आइन में तरमीम की नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। और हमारे सबसे पहले मेहमान हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब ने, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मियाँ वाली सिटी से आपका ताल्लुक़ है। उमैर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खुश आमदीद प्रोग्राम में। आपने देख लिया होगा, आपको भी इतलात होंगी कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और खान साहब ने भी ये कहा है कि खान साहब ने 2 इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि काजी फाइज़ा जो हैं उनको एक्सटेंशन देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, और दूसरा उन्होंने कहा कि काजी फाइज़ा को अगर ये ना ला सके तो उसके बाद अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाना चाह रहे हैं। ये 2 इल्ज़ाम उन्होंने लगाए। लेकिन जो हम कानून साजी देख रहे हैं, जिसके बारे में हमने अभी ये सुना है, उसमें तो ये इन दोनों चीज़ों पे तो कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये जो आप जिन 6 बिल्स का हवाला दे रहे हैं, ये ट्यूसडे को एजेंडे पे थे। ये तमाम के तमाम प्राइवेट मेंबर बिल हैं। इनमें से एक है दानियाल चौधरी साहब का, जो रूलिंग पार्टी से, बाकी नूर आलम साहब के हैं बिल्स हैं। और अभी जैसा मेरी अपनी जो रीडिंग है, देखें ट्यूसडे को फिर दोबारा प्राइवेट मेंबर डे होगा, उस दिन ले होंगे, मगर हुकूमती अभी ऐसा सच बिल सामने नहीं आया। ये अभी क्या सराइयाँ हैं, देखें तादाद बढ़ाने में शायद हुकूमत इंटरेस्टेड होगी, मगर उनका इससे मसला हल दानियाल चौधरी तो हुकूमत के मेंबर। हाँ जी, ये देखें पहले भी प्राइवेट मेंबर के जरिए जब रिजर्व सीट वाले लेके आए, उस हद तक ठीक है, मगर जो बाकी जितने कानून का आपने हवाला दिया, अभी मैं नहीं समझता कि उसके पीछे अभी गवर्नमेंट फुली ऑन बोर्ड होगी। लेकिन जो आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से कुछ दिन पहले, आपके ख्याल में ये एक कोई सौदेबाजी नहीं हो रही इन्हीं बिलों पे? अच्छा, क्योंकि नूर आलम खान का ताल्लुक भी जेयू है। देखें, ये तमाम के ये जो बेसिकली जो कंटेम्प्ट का है वो तो एक्ट है, वो एक्ट को रिपील करने की बात हो रही है। वो तो सिंपल एक्सरियत से होता है, मगर उससे हासिल क्या होगा? देखिए, आर्टिकल 204 की प्रोविज़न तो आइन में मौजूद रहेगी, और उसको ख़त्म करके आप क्या करेंगे? आप जजेस को और ज़्यादा आज़ाद कर देंगे कि आप अपना जो राइट ऑफ अपील है, जो राइट ऑफ अपील जो आपको वो एक्ट दे रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सज़ा फिर भी वो कर सकते हैं, क्योंकि तौहीन अदालत का कानून आइन में मौजूद है। या तो फिर आप आइन में तरमीम करें ना, उसके लिए तो वो अभी तक आइन में तो प्रोटेक्शन है ना जजेस को हाँ, आर्म्ड फोर्सेस को नहीं, आर्टिकल 204 में कंटेम्प्ट इम्पोज करने का इख्तियार है। तो लेकिन अगर आइन में एक चीज़ है, जैसे आर्टिकल 6 था एक दफ़ा, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले, लेकिन उसके आगे जो कानून था वो नहीं बना हुआ था, तो कानून के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह मगर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की अपॉइंटमेंट में जब आर्मी एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी एक्सटेंशन वाली, तो उस पर कानून साजी की गई। तो अगर आइन में कुछ हो भी, कानून साजी अगर ना हो एक्ट के ज़रिए, तो उस पर अमल तो नहीं हो सकता। मगर कुछ क्लॉजेज ऐसी होती हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी होती हैं। अब जिस आप आर्टिकल 6 का हवाला दे रहे हैं, कुछ को फर्दर लेजिस्लेशन चाहिए, मगर जो कंटेम्प्ट का कानून है, देखें वो इस तरह से मसला हल नहीं होगा, इससे चीज़ें फर्दर कॉम्प्लिकेट होंगी। और प्लस जो सोचने वाली बात है, देखें अदलिया एक अलहदा से एक पिलर ऑफ स्टेट है, उसने अपनी जुरिस्डिक्शन बड़ा जेलसली गार्ड करनी है। तो बजाय इसके उधर जाने के आप ऐसी तरामीम लाएँ कि जिसके ज़रिए और सेफ गार्ड बन सके। की भी कुछ तजावीज़ थी पीटीआई की, वो अकोमोडेट हुई कि नहीं हुई?
किस सेंस में तजावीज़? तरामीम की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए एक्ट में या इसमें, देखिए हम इस स्टेज में आईनी तरामीम के हक़ में नहीं, उसकी एक बुनियादी वजह है। देखिए अभी आपका 8 फरवरी का इलेक्शन एक डिस्प्यूटेड इलेक्शन है, उसमें तमाम इलेक्शन पिटिशंस फाइल हो गई हैं, 180 दिन थे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के पास डिसाइड करने। लेकिन अगर आपकी इस दलील पे हम जाएं तो फिर तो कानून साजी पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए। हर इलेक्शन की जो था वो डिस्प्यूटेड था, 2018 का भी था, लेकिन आप लोगों ने लेजिस्लेशन की। 18 का डिस्प्यूटेड कर लें, इसको कर लें, उस पर जुडिशल कमीशन बना लें, मगर 18 का अब रेमेडी तो नहीं हो सकता। 24 का तो आज हमारे सामने है, आज हम इस गलती को दुरुस्त कर सकते हैं या आप हमारे मौक़िफ़ को गलत साबित कर सकते हैं। बात है कि एटलीस्ट इस चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। अगर ये लिंगर ऑन करता रहेगा और ये इस पर कोई आपके और हुकूमत के दरमियान कोई मिडिल ग्राउंड हो सकता है? देखिए आप बात कर रहे हैं उस पर, और फिर कोई आईनी तरमीम आ जाए। अगर देखें, अगर इस चीज़ को कर लें, ये चीज़ें इलेक्शन पिटिशंस पहले डिसाइड हो जाएं और आईनी तरमीम आ जाए, उस पर ओवरऑल तमाम पार्टीज डिलिबरेट करें। देखें इलेक्शन साल तो टाइम लगेगा। नहीं, देखें ये उस तरह वाली इलेक्शन पिटिशंस नहीं है। देखें जो मेन हमारा फोकस है आर्गूमेंट का, हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन के दिन धांधली हुई है, हम क्या कह रहे हैं कि फॉर्म 45 से फॉर्म 47 की टेबुलेशन में धांधली हुई है। जो हो गया वोट डब्बे तक पहुंच गया, ट्रांसलेट हो गया, काउंट हो गया, मगर जब कैलकुलेशन की बारी आई तब आरओ ने अपनी मर्जी की है, जिस भी वजह से उसमें नहीं जाते, मगर वो हुई और वो गलत रिजल्ट दिया गया। हम कह रहे हैं कि हमारे फॉर्म 45 माने जाए, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं ये फॉर्म 45 जेन्युइनली हमारे हैं। तो उस चीज़ को सेटल करने के लिए तो 2 हियरिंग चाहिए। आप उस चीज़ को सेटल कर लें, आपका मुल्क भी ऑन ट्रैक प्रॉपरली चलेगा। तो आपके ख्याल में असल झगड़ा सिर्फ ये है कि जब तक 8 फरवरी के इंतखाबात में जो आप फॉर्म 47 पे आपकी जो ऑब्जेक्शंस हैं उसके रिजल्ट्स पे वो दूर नहीं होती, किसी भी किस्म का ताउन आपके और हुकूमत के दरमियान नहीं होगा? देखिए वो देखें अभी देखें, जब हम डे 1 से कह रहे हैं कि एक 17 सीटों वाली हुकूमत को ज़बरदस्ती बिठाया गया, उसके पास मैंडेट ही नहीं है। जब एक के पास मैंडेट नहीं है उसको हम इख्तियार दे दें आइन के साथ छेड़ा। अब नॉर्मल कानून साजी तो हो रही है, ये तो वो भी कहते रहे, मैं यही कह रहा हूँ ना। हाँ इस पर तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, ये तो सेटल हो सकता है कि एक्ट को इम्प्लीमेंट कर लें। इलेक्शन एक्ट कहता है 180 डेज़ में डिसाइड होना है, तो अभी जो बकाया दिन रह गए हैं आप याद करवाऊँ, कासिम सूरी साहब की पिटीशन, ठीक है, वो 5 साल नहीं फैसला हुआ, हालांकि 180 दिन का कानून तो तब भी था। तो इस तरह वो ऑब्जेक्शन करते रहेंगे, आप भी ऑब्जेक्शन करते रहें, आगे लड़ाई भी करते रहें, आगे भी बढ़ते रहें, ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं करते? देखिए मिडिल ग्राउंड पे ढूंढना पड़ता है, फिर ऐसी चीज़ों पे बात नहीं होती। फिर देखें मिडिल ग्राउंड क्या है, टेररिज्म है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उन चीज़ों पे बात करें ना, उन पे सारे का कंसेंसस हो सकता है। हम अगर देखें बात उन चीज़ों पे करने लग जाएं, अपने शेयर अपने हिस्सों पे बांटने की बात कर लें, उस पर कंसेंसस नहीं होगा। मतलब एक थिन लाइन है कि हम पर्सनल चीज़ों मांगने के लिए जो है ना मुआहदे मुफाहमत कर लें, वो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है। ब्रॉडर है, जिस तरह बलूचिस्तान का इशू है, उन चीज़ों पर बात करनी है, कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, कोई और तरह के ताउन की ज़रूरत है, तो उसके लिए बलूचिस्तान पे तो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं एक थानेदार की मार है। देखें अब ये तो बड़ी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है। आप देखें खुद आपका इतना स्टेचर है, इतने अरसे से सहाफ़त में, आपने कभी किसी इंटीरियर मिनिस्टर की ऐसी स्टेटमेंट सुनी है? ये बेसिकली उन पर असर है पीसीबी का, ठीक है, वो समझ रहे हैं ये T20 मैच है, ठीक है। तो वहाँ भी कौन सा उन्होंने छक्के मार लिए हैं? नहीं, तो वो उल्टा गले पड़ गया ना। 8 जगह पे जो कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ, उन्होंने बलूचिस्तान को हिला के, बल्कि इवन पाकिस्तान के शहरियों को हिला दिया। देखिए अब असल चीज़ को आप टारगेट ही नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम किधर लाई कर रहा है। प्रॉब्लम बलूचिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में है कि हमने जब बलूचिस्तान की ओरिएंटेशन के साथ छेड़छाड़ की है। देखिए छेड़छाड़ हर जगह होती है, मैं ये नहीं कहता पंजाब में या कहीं नहीं हो रही, हर जगह, मगर वहाँ तो आपने यकसर ही उन्हें जो पॉलिटिकल लैंडस्केप से बाहर कर दिया। जब लोग पॉलिटिकल लैंडस्केप से बाहर होंगे तो फिर इस तरह के मसले बनेंगे। इन हालात में जो आपने कहा पाकिस्तान को हिला दिया बलूचिस्तान के इशू ने, तो आप इन हालात में 8 सितंबर का जलसा समझते हैं कि वो जस्टिफाइड है पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, ना कि बलूचिस्तान पे? देखिए हम जो जलसा कर रहे हैं, हम कोई उसमें कोई गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं? देखिए हम तो अपने मौक़िफ़ की एक तायद के लिए कर रहे हैं, और पॉलिटिकल एक्टिविटी हर एक का हक़ है, सारे करें। देखिए मौलाना साहब भी तो कर रहे हैं उससे एक दिन पहले, ठीक है, वो यौम तशक्कुर मना रहे हैं या जो भी। देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटी है, देखिए कोई इनके राह में रुकावट हो कि देखें आपको ओपन फोरम है, पार्लियामेंट का मौजूद है,
अपने इंटीरियर मिनिस्टर को वहाँ भेजें, सबको ब्रीफिंग दें। अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आए सारे इन कैमरा ब्रीफिंग दें, कौम को कॉन्फिडेंस दें, पार्लियामेंट को इन कॉन्फिडेंस ले, फिर जिस तरह का भी एक्शन लेना है। नहीं, आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन खान साहब जो हैं वो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। अभी जो मैंने आपको 2 चीज़ें जिक्र किया उनका, तो आप इस तरह के खान साहब का जो मौक़िफ़ है उसकी मौजूदगी में आप समझते हैं मिडिल ग्राउंड हुकूमत के साथ कहीं पे आप लोगों की हो सकती है? जब वो खान साहब ये कह रहे हैं, मैं तो बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा। अच्छा, नहीं, खान साहब के देखें, अब रिपोर्टिंग का भी बड़ा फ़र्क होता है। देखें, आप खुद फील्ड रिपोर्टिंग आपने सारे फेजेस देखें। देखें, जब बंदा एक बात करता है वो किसी के सामने नहीं हो रही, जेल में हो रही है, उसका सवाल क्या हुआ है, पहले सवाल का कॉन्टेक्स्ट देखें, फिर जवाब को जोड़ें। अक्सर रिपोर्टिंग हट के होती है। देखें, खान साहब के एक बात पे बड़ी क्लैरिटी है। वो कहते हैं कि मैं पर्सनल एजेंडे पे नहीं बैठ सकता। वो क्या एजेंडा है कि जी कि चोरी किसी की माफ़ करनी है? कहते हैं वो मेरे अगेंस्ट क्राइम नहीं है, वो क्राइम इस कौम के साथ है। कौम के पैसे के लिए आप कहें NRO के लिए बैठे, तो मैंने किसी के साथ नहीं बैठना। ठीक है, अगर ब्रॉडर इशूज़ की हम बात कर रहे हैं, जैसा टेररिज्म है, तो कौन नहीं बैठेगा इस मुल्क के लिए? शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमसे बात करने का, और जो आपसे हमने बात की है उसके बाद हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, जो MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और टॉप स्टोरी हमारी चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 23 होगी या 20 होगी, और जो बिल इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं और ये प्राइवेट मेंबर्स के ज़रिए करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसका सारा टारगेट जो है वो पाकिस्तान की आला अदलिया है। चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? अकील साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू। ये बताइएगा, देखें 6 बिल हैं और उन सब में से जो एक तो यह है कि अपील का हक देना चाह रहे हैं 184 के तहत, जो हमें इतलात आ रही हैं, उससे बड़ा बेंच बनाया जाएगा जिस बेंच ने फैसला दिया है। फिर तौहीन अदालत का कानून ख़त्म किया जा रहा है, जबकि आइन में वो मौजूद है 204 के तहत। फिर जो बाकी की 4 जो शिकें आप तब्दील करने जा रहे हैं, उसका ताल्लुक दोहरी शहरियत से है, और कि दोहरी शहरियत रखने वाले जजेस नहीं बन सकते, होंगे तो वो जजेस रह नहीं सकेंगे। तो इससे जो बातें हो रही हैं वो ये है कि टारगेटेड है आपका, ये सारी कानून साजी टारगेटेड है, ये बेहतरी के लिए नहीं है। दुरुस्त है बात? मैं सबसे पहले बसाद एहतराम अफसार साहब, आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जो आपका रूल्स ऑफ बिज़नेस एंड प्रोसीजर है नेशनल असम्बली जिसको रेगुलेट करते हैं, उसमें वाज़े तौर पे मंगल का दिन प्राइवेट मेंबर बिल होता है, और प्राइवेट मेंबर ही के थ्रू वो तमाम तर चीज़ें होती हैं, वो जो उनकी सोच समझ के मुताबिक वो कानून में या आइन में लाना जी। सेनेट का भी मंगल ही होता है? सेनेट का क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूं तो मुझे उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नेशनल असम्बली के हवाले से मैं ये ज़रूर बता सकता हूं कि मंगल के दिन प्राइवेट मेंबर डे होता है, और प्राइवेट मेंबर बिल्स जो होते हैं वो उसी दिन ही आ सकते हैं। ठीक है। इस दिन ये सिचुएशन बनी कि नूर आलम साहब की कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी जिनका ताल्लुक JUIF से है, और एक हमारे मेंबर हैं दानियाल चौधरी साहब, वो गो के उनका ताल्लुक हुकूमती जमात से ज़रूर है, लेकिन हुकूमत का इस बिल से कोई लेना देना नहीं था, और ये उनका अपना लाया हुआ बिल था। अब जब वो दानियाल चौधरी तो बगैर पूछे मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं वो ऑब्वियसली उनकी अपनी ही ड्राफ्ट शुदा चीज़ें होती हैं, और वो फिर लेजिस्लेटिव ब्रांच को दी जाती हैं, और नेशनल असम्बली उनका इतना इंटरेस्ट सिर्फ एक इशू पे, और मेरे ख्याल से उनकी जो आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखें, स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव भी उसका देखें, तो वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि 17 से 23 किए जाएं जजेस की तादाद, और इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो PTI की सेनेटर फौजिया अरशद हैं, उन्होंने भी एक बिल पेश किया इसी पे, और फिर आपका कोई कंसेंसस हुआ उनसे जो कायमा कमेटी में पास हुआ था कि 20 जजेस कर लेते हैं 23 के बजाय? मेरी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है कि सेनेट की कायमा कमेटी में क्या वहाँ पे चीज़ें अनफोल्ड की या वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हुई, लेकिन इसकी हद तक मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ, एक तो ये टेकअप नहीं हुआ, और ये अगर हुआ भी तो दोबारा वो उसको मूव करेंगे और प्रॉपर प्रोसीजर जाएगा। दानियाल मूव करेंगे या हुकूमत? जी, दानियाल ही मूव करेंगे, क्योंकि प्राइवेट मेंबर है, और प्राइवेट मेंबर अगर उन्होंने किया मंगलवार दिन अगर सेशन आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखिए, मैं बसीयत गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन लीगल अफेयर्स, और जो वजारत कानून के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वजारत कानून का इसमें कोई अमल दखल नहीं था, ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था, वजारत कानून को इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, और ये उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि मैं समझता हूँ बजाते खुद एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते मैं समझता हूँ कि इसमें ये अच्छी बात है।
गो कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये एक प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस कराया है, ये उनका ही काम था और वो जाने, उनके काम जाने, हुकूमत का इससे कोई ठीक है। तो बाकी जो बिल हैं उस पर आपका क्या मौक़िफ़? ये तो आप अभी हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने के मामले पे यकसू नहीं है, देखिए कह सकते हैं हुकूमत का इंट्रोड्यूस किया हुआ बिल नहीं है, ये एक प्राइवेट मेंबर का इंट्रोड्यूस किया हुआ। हुकूमत अभी इस पे फोकस नहीं कर रही, हुकूमत का इस पे फोकस। ठीक है। तो अब बाकी जो बिल हैं, बाकी बिल अगेन मैं अगर ये कहूँ कि एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते कानून का, और जो मैंने प्रैक्टिस में देखा बहसीयत पार्लियामान भी, अगर हम दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो मेरे ख्याल से सिविल सर्वेंट्स और जजेस भी, उनके ऊपर भी यही कानून लागू होना चाहिए। पिछले कई सालों से इक़्तिदार में हैं जी, तो 2 साल तो इस हुकूमत को ही हो गए हैं, पहले क्यों ख्याल नहीं आया? बाबर सत्तार साहब की वजह से ख्याल क्यों आया? नहीं, उनके तो मेरे ख्याल से पासपोर्ट नहीं है गालिबन, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उनका कोई ग्रीन कार्ड है। नेशनल वो ज़रूर है, वो क्योंकि अमेरिका के जो इमिग्रेशन के कवानीन हैं उसमें वो नेशनल को कहा जाता है, सिटीज़न और नेशनल में उन्होंने जो तफरीक एक है, ये बिल जो है वो नेशनल को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए अब वो ये है कि सिटीजन्स की जहाँ पे बात है, अगर नेशनल्स की उसमें, क्योंकि मैंने तो उसको इतने करीब से नहीं देखा, नेशनलाइजेशन के प्रोसेस पे हैं वो, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो नहीं, वहाँ पे यूएस इमिग्रेशन लॉज के हवाले से वहाँ पे एक सिटीजनशिप होती है जिसमें यूएस पासपोर्ट होता है और आप एक यूएस नेशनल होते हैं। यूएस नेशनल आपके पास जब आप एलपीआर कार्ड होता है, लीगल परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, जिसको आम ज़बान में, आम फहम में ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है, तो गालिबन वो मैंने कुछ देखा, लेकिन उस हवाले से नहीं। आपके ये भी मैं गोशगुजार कर दूं कि आपके हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस में भी कई दोहरी शरीयत रखते हैं। सिटिंग जजेस जी, कौन सी हाई कोर्ट? मैं इसमें कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक हाई कोर्ट के, एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स के? एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स के, 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट्स के? इतनी डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हमने प्रैक्टिस में देखा, जो देखा, क्योंकि हम वकील ही, वो सिटीजन हैं जी, वो सिटीजन, नेशनल नहीं, वो सिटीजन हैं, बाकायदा। अच्छा चलिए, ये तो आपने बड़ी खबर बताई है। तकरीबन कितने जजेस हैं वो? 2, 3, 4, 5, 6? मैं नंबर तो बता दें। पिन पॉइंट नहीं कर सकता, 2-4 हैं। 2 या 4? 2-4 हैं। अब इससे ज़्यादा मैं जो है इस पर कोई, अच्छा, उसमें और सुप्रीम कोर्ट के? देखिए सुप्रीम कोर्ट की मेरी नॉलेज में नहीं है, बिकॉज हम वकील ही एलिवेट होके जजेस बनते हैं। मुझे ये बताइएगा कि तो नेशनल जो है, कोई अमेरिकन नेशनल जैसे कि बाबर सत्तार साहब जी, उस ये बिल जो है उनको भी इजाज़त नहीं देगा जज बनने की? अगर इसमें नेशनल का लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तो इसको माइन्यूटली नहीं देखा, आपने अगर इसको, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल करके आते हैं आज, नहीं, आप ये प्राइवेट मेंबर बिल है ना, तो ये हमारे, ये हमें कॉपी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। पार्ट तो है, पता तो चलेगा आप मेंबर। मैं यही कह रहा हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी ये कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। ये उस दिन टेकअप होना था, अगर एडजर्न ना होता और अगर कोरम पॉइंट आउट ना किया जाता तो ये उस दिन टेकअप होता, फिर वो वहीं पे हमारी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट उसकी कर दी जाती। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यस और नो में जवाब दे दें जी। जो फॉरेन नेशनल हैं जजेस, उनका किसी का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है? इस पे आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी। लाहौर हाई कोर्ट से है? शायद। पेशावर हाई कोर्ट से? उसका मैं सर्टेनिटी से नहीं। सिंध हाई कोर्ट? यस। ओके, चलें, बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी खबर तो दी। अच्छा ये बताइएगा, तो जो बाकी जो हैं, इसके अलावा जो आपने तौहीन अदालत का जो ख़त्म कर रहे हैं, इस पर क्या है मौक़िफ़ आपका? देखिए, तौहीन अदालत का मेरा एक पर्सनल जो स्टांस है, मैं कहता हूँ कि तौहीन अदालत रहनी चाहिए, क्योंकि अदालती जो ऑर्डर्स हैं उस ऑब्वियसली, और अदालती अहकामात हैं उनकी ऑब्वियसली देखना चाहिए। अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन और बाकायदगी से, अगर वो आइन और कानून के मुताबिक हैं तो उस हवाले से फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रिपील करने के लिए जो है मूव किया है। अगेन प्राइवेट मेंबर बिल है, उसमें मैं कह नहीं सकता क्योंकि हुकूमत का बिल। अच्छा, आपने प्राइवेट मेंबर्स की वजह से बहुत सारी बातें आज हमसे नहीं की, लेट भी आए हैं, हमें कम टाइम दिया, इसने पेनल्टी के तौर पे। आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त, क्या है एजेंडे पे? पहले जरदारी साहब गए, अब शहबाज शरीफ साहब गए हैं, कोई आइनी तरमीम आ रही है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आइनी तरमीम आ रही है। आइनी तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, उनके 7-8 मेंबर मिला के भी वो नंबर कम पड़ते हैं। ठीक है, फिर क्या इशू? और मैं समझता हूँ कि तमाम तर सियासी जमातों से आपको पूरी करनी पड़ेगी, तमाम तर सियासी जमातों से बात होनी चाहिए। एक चीज़ आपको ये ज़रूर बता देता हूँ कि मौलाना साहब का एक नेचुरल अलायंस हमारे साथ ही बनता है, PTI के साथ नहीं बनता। नहीं, नेचुरल अलायंस तो बनता है, लेकिन उसमें कोई बलूचिस्तान में आप उन्हें वफाक में कुछ देंगे कि नहीं देंगे?
कुछ ले दे तो होगा, कुछ ले दे तो होगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब हमसे बात करने का। कुछ ले दे क्या होगा, ये अभी बातचीत चल रही है, सामने आ जाएगा कुछ दिनों में। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू बलोचिस्तान जो खून आलूद है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू बलोचिस्तान खून आलूद है और इस पर हम बात करेंगे। पिछले हफ्ते बलोचिस्तान में 5 जगहों पर 5 अजला में एक वक्त हमले किए गए बहुत सारे, जिसमें एक वाक़े में सिर्फ 23 पंजाबी मुसाफिरों को उनका शनाख्ती कार्ड देख कर बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा मकरान डिवीज़न में भी, कोयटा में भी, खुजार में, गवादर में पिछले एक साल से बहुत सारे हम ऐसे वाक़यात देख रहे हैं दहशतगर्दी के, जिसमें दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो लसानी बुनियादों पर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक नाराज़ बलोच एलिमेंट है जो कि अभी भी आइन और कानून की बात करता है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उनके हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। करप्शन बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में और सियासी जो नुमाइंदगी होनी चाहिए, असल सियासी नुमाइंदगी वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है बलूचिस्तान का वो मज़ीद गंभीर होता जा रहा है। जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ, इसने सिर्फ बलूचिस्तान को नहीं हिलाया बल्कि इसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। और उस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का ये बयान कि बलूचिस्तान तो एक SHO की मार है, ये बहुत ही लोगों का ख्याल है कि इनसेंसिटिव बयान है। हसास शख्स ऐसा बयान दे नहीं सकता। हमें ज्वाइन किया है आगा शाहजेब दुरानी साहब ने, जो सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, आप भी ज़ाहिर है उस पर दुखी होंगे, हम भी हैं। हल किधर है? अगर हम जब तक असली अवामी नुमाइंदों को वहाँ इक़्तिदार नहीं देते, क्या ये खून का सफ़र, खून के दायरे का सफ़र जारी रहेगा इसी तरह? जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो। जी ये कुछ दिन पहले 26 अगस्त की रात को एक बड़ा दिल खराश वाक़या जो है वो पेश आया, जिसमें काफ़ी सारे जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो है वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी कंडक्ट हुई और उसमें हम सिविलियंस भी शहीद हुए, कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग थे, कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भी थे। अफसार साहब, इस मसले को देखने के लिए बाकायदा जंग लग रही थी जिस लेवल पे ये हुआ है, और बैरूनी इमदाद के बगैर ये शायद मुमकिन भी ना हो। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि सबको देखने के लिए ये आज का एक मसला नहीं है। देखें बलूचिस्तान में ये वाक़यात पिछले 2 साल से स्पेशली, वैसे तो पिछले 5 साल से, लेकिन पिछले 2 साल से कुछ ज़्यादा उरूज पे आ गए हैं। तो इस मसले के हमें तह में जाना पड़ेगा। जी देखें, जिस तरह जब तक आप किसी मसले का डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि जी वो बीमारी है क्या, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं करते, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से उसका हल नहीं निकाल सकते। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि ना इतना वक्त हमारे पास है, और मैं सिर्फ आपको एक रीसेंट हिस्ट्री से इसकी जो है ना वो कहानी शुरू करता हूँ कि आप ये देखें कि जब बुगटी साहब का इंसिडेंट होता है, मैं मतलब पिछले 20 साल की बात कर रहा हूँ, पिछले 20 साल या 20-25 साल में जब ये आपका 5th वेव इंसर्जेंसी की आई है, तो आप ये देखें कि ये तो एक तो वैसे ही मुख्तलिफ थी बाकी पिछले 4 वेव से, लेकिन आप इसमें देखें पिछले 25 साल से एक कांस्टेंट नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, जहन साजी की जा रही थी हमारे यूथ की। देखिए, हम यूथ की बात करते हैं तो यूथ जो है वो पाकिस्तान की 65% है और इसी तरह बलूचिस्तान की भी 65% है। बलूचिस्तान में ये 65% तकरीबन कोई 78 लाख की आबादी बनती है। तो इस 78 लाख को, जिसको हम जनरेशन Z कहते हैं, जो 90 की दहाई में पैदा हुई है, ये जनरेशन, इस जनरेशन को 25 साल सुबह दोपहर शाम रात एक ही बात जो है ना उनकी कांस्टेंट नैरेटिव बिल्डिंग की बम्बार्टमेंट हुई इनके ऊपर। बल्कि हम मार्केटिंग साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ करते हैं, हम कहते हैं पोजीशनिंग, कि आपके जहन में जो है ना वो, जिसको हम ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, या जहन में वो बात डाली जाती है कि चादर चार दीवारी की पामाली, साइल वसाइल की लूट मार, आपके जो है ना वो असासे वो ले गए हैं, रेकोडेक ले गए, गवादर ले गए, आपको लूट लिया, आपके हक अदा नहीं किया जा रहा। तो जो आज की यूथ जो कि वहाँ पे 78 लाख, इनमें इससे ज़्यादा पिछली हिस्ट्री मौजूद नहीं है। अब वो तो यही समझते हैं कि जी हम तो हमेशा से जो है ना वो, अच्छा इसकी वजह से हुआ क्या, 2013 में हालात इससे कहीं ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन 2013 के बाद इन प्रिंसिपल एक डिसीजन हुआ जिसमें हुकूमत वक्त ने एक
क्लेंजिंग का, एक सैनिटेशन का जो है ना वो प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें काफ़ी हद तक हमारे जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग शहीद हुए। लेकिन 2018 तक काफ़ी हद तक इस मसले पे कंट्रोल पाया गया और ये जो टेररिस्ट बैंड आउटफिट्स थे, इनके लोग थे, इनको एक तरह से जो उनकी गिरफ्त थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो भाग के जो कोई कुछ ईरान चले गए, कुछ अफ़गानिस्तान चले गए और कुछ जो है वो हाइबरनेशन में चले गए। और अक्सर ये जो हम क्या सुनते हैं, जो मिसिंग पर्सन, ये पिछले दिनों में आपको अंदाज़ा होगा ये बेला के हमले में जो है वो एक शख्स जिसकी ढंडोरा पीट रहे थे कि मिसिंग पर्सन, वो खुद इन्हीं एक टेररिस्ट ग्रुप में से जो है वो मारा गया। तो 2018 तक बड़ी जो है ना क्लेंजिंग हुई। अच्छा, इस सारे आपको अंदाज़ा होगा कि जब भी इस तरह की कोई मसले मसाइल या टेररिस्ट की इस तरह की एक्टिविटी होती है, इस तरह के मूवमेंट के लिए हमेशा से आप देखें, पहले आपका जो फेज़ जो पहला आता है वो हमेशा क्लेंजिंग का आता है, वो आपकी सैनिटेशन का होता है, इरिडिगेशन का होता है, उसको एलिमिनेशन का। उसके बाद आपका जो सेकंड फेज़ आता है दैट इज़ रीबिल्डिंग एंड एम्पावरिंग। अब रीबिल्ड 18 तक तो ये होता रहा। अब 2018 में हम सबको पता है जो शख्स इस वक्त कोर्ट मार्शल फेस कर रहे हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और इलेक्टेड हुकूमत को बलूचिस्तान में उन्होंने गिरा दिया। उसके बाद एक रातों रात एक पार्टी बनी, फिर उसके बाद एक क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल्स में भी एक इनसिक्योरिटी आ गई कि आया कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। मैं सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। थोड़ा सा आपकी याददाश्त के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिसका कोर्ट मार्शल हो रहा है उसका नाम तो है जनरल फैज़, लेकिन जो बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई गई और उसके बाद वहाँ पे जो कोर कमांडर थे उस वक्त के और उसके बाद जो कोर कमांडर आए, क्या उन्हें नहीं पता था कि मुल्क के मफाद में क्या चीज़ है ये? सैनिटेशन के बाद अब रीबिल्डिंग चाहिए। तो 2018 के बाद से जो कुछ होता रहा, प्रोपेगेंडा की आपने बात की है शुरू में, प्रोपेगेंडा पे किन का कब्जा था? कौन प्रोपेगेंडा को कंट्रोल कर रहा था? कौन इस रियासत को यरगमाल बना के बच्चों के जहनों में नफरत भर रहा था या उसको काउंटर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? उनके खिलाफ तो कार्रवाई कोई नहीं हुई अभी तक। आप नहीं समझते उनको भी कटहरे में लाना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है और ये सबके खिलाफ होना चाहिए और सबके जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको लाना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि ये आपने कहा ना इसमें हल या इसमें ये मसला क्यों है। देखिए, उसके बाद एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बाद एक गवर्नेंस का एक इशू आया। उसमें एक बैड गवर्नेंस की जो है ना वो लहर चली। जाम साहब जब तक मौजूद थे तो फिर भी कुछ बेहतर हालात थे, लेकिन उसके बाद जब फिर से जो है ना जनरल फैज़ ने जो है ना एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और एक और शख्स को हमारे जो है ना वो बिजंजर साहब को वो ले आए और हुकूमत बनाई, तो उनके बारे में तो आपको पता है वो एक बड़ा बैड गवर्नेंस का पीरियड था। अब इस बैड गवर्नेंस के पीरियड में वैसे ही जो है वो लोग कुछ खफा थे, हमारे जो सिविलियंस थे, जिनकी नैरेटिव कांस्टेंट बम्बार्टमेंट हो रही थी, जिनको वर्गलाया जा रहा था। अब इस बैड गवर्नेंस के पीरियड में जो हाइबरनेट कर रहे थे ये इंसर्जेंट्स, ये सब नेशनलिस्ट थे, ये दोबारा जो अपने आप को रीस्ट्रक्चर करके अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करके ये दोबारा से हमारे शहरों की तरफ बढ़े और फिर से इन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की। अच्छा, जब इन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए, ये एक वैसे ही एक नर्सरी बन चुकी थी 25 साल से कॉन्स्टेंटली। जिस नौजवान की उम्र 26 साल 28 साल है उसे एक ही बात बताई जा रही है, तो उनकी तरफ से भी सिंपैथीज बढ़ती गई इनके लिए। जब सिंपैथीज बढ़ती गई तो ये भी एक फ्रंट फुट पे आके इन्होंने जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करना ये शुरू की अपनी। अब आपने कहा जी इसमें हल जो है वो यही है कि जब तक देखिए पहले तो आपने इरिगेशन और फिर से वो एक सैनिटेशन का प्रोसेस शुरू करना है। मैं सैनिटेशन का प्रोसेस कैंसर की बीमारी से हम तो ये क्या अब मैं हमेशा से इसके जो है वो सैनिटेशन करते हैं पूरी कौम। मैं इसकी मिसाल हमेशा से कैंसर से देता हूँ कि जी अगर सवाल कर लो, जब किसी को कैंसर का मरीज हो, कैंसर की बात ही कर लेते हैं, कैंसर की बात कर लेते हैं। कीमो की गई आप कह रहे हैं 2013 से 18 तक, फिर ऐसे लालची लोग आ जाते हैं, करप्ट लोग आ जाते हैं जो सारी सैनिटेशन की के किराए पे पानी फेर देते हैं और फिर घर चले जाते हैं, आराम से याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कौम सफ़र करती रहे, कौम उनकी, मैं क्या मेरे मुंह से लफ्ज़ कोई और निकलने लगा था, उनकी इस बदनीयती का खमियाजा कौम भुगतती रहे। कब तक भुगतती रहे? आप इसका जवाब दें, और क्यों भुगते? अफसर साहब, यही तो हमारा अलमिया है। देखें, यहाँ पे तो हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि हम केपी की बात कर रहे थे कि जिनसे ये तालिबान वापस कैसे आई यहाँ पर, कौन उन्हें रीसेटलमेंट किसने की उनकी, जो हमने वॉर ऑन टेरर 20 साल हम लड़ते रहे,
उस वॉर ऑन टेरर के में जो हमने जितने हम ऑलमोस्ट कोई 70,000 हमारे जो है लॉ इन्फोर्समेंट सिविलियंस जो है वो शहीद हुए। तो यही तो एक हमारा एक अलमिया है कि जिसमें हम एक शख्स आ जाता है, वो शख्स जो है ना मुल्की मफाद तो बहुत दूर की बात है, मतलब वो तो बदनीयती पे मबनी थे। यही तो हम कह रहे हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड इट्स एक अच्छी पेशरफ्त है कि एक इंस्टीट्यूशन ने अपनी अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी है और अपने घर से शुरू किया उन्होंने ये अकाउंटेबिलिटी। और यही हो देखिए, जब तक जो लोग इन तरह के इंसिडेंट्स के लिए, इस तरह के वाक़यात के लिए और इस तरह के एक्टिविटीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए, उन पर जिम्मेदारी आयद करनी चाहिए। अब हल क्या है? चलें, अकाउंटेबिलिटी एक हल हो गया। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मुख्तसरन बताइएगा, आखिरी सवाल है, हल क्या आप समझते, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? खाली सैनिटेशन से तो बात नहीं बनेगी। अब साहब मैं वही आपको बता रहा था ना कि ये मैं इसकी हमेशा तशबीह देता हूँ कैंसर से। इसका बड़ा साइंटिफिक एक तरीका है। जब आपको किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो सबसे पहले आप उसकी सर्जरी करते हो उस हिस्से की, तो आपको सर्जरी के लिए सैनिटेशन करनी पड़ेगी, उस हिस्से का रिमूवल, उस कैंसर की जो है ना रिमूवल बहुत ज़रूरी है, जिसको हम हमेशा से, जिसको हम एलिमिनेशन का या एक सर्जिकल स्ट्राइक का जो है ना वो या सर्जिकल ऑपरेशन की बात करते हैं। उसके बाद जो फेज़ 2 है, अगर आपको पता होगा तो जिस तरह एक कैंसर पेशेंट पे कीमो की जाती है, उसी तरह आपको जो वो कहते हैं जी आपने अगले 6 महीने या 8 महीने या साल आपने कीमो करनी है, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जो कोई बाकी मानदा कोई सेल्स कीमो के मौजूद हैं, कोई इंसर्जेंट्स मौजूद हैं, कोई एक्टिविटी उनकी है, तो आप उनको बिल्कुल ही इरेडिकेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन इसके बाद इसका थर्ड फेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अफसर साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, वो है आपकी देखें इम्यूनिटी रीगेनिंग करना। कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टेररिज्म से नहीं लड़ सकती। टेररिज्म से लड़ना कौम मिन हौसल कौम हम सब ने लड़ना है। वो सिर्फ दहशतगर्द से लड़ सकते हैं, उनको एरेडिकेट कर सकते हैं, बट दहशतगर्दी से नहीं। तो हमारी जो 78 लाख की जो यूथ है उसको आपने एजुकेट करना है, आपने उन्हें एक्सपोजर देना है और आपने उनको एम्पावर करना है, क्योंकि तभी इनके जहन से ये बात निकलेगी कि हमारे साथ कोई जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया आगा साहब हमसे बात करने का, और आपने सुना कितनी दुख भरी कहानी थी और एक ऐसे ग्रोह की जो खुद गर्ज था, लालची था और पैसे की लालच में अंधा था, मुल्क के मफाद को नहीं देखा, अपने ज़ाती और ग्रोही मफाद को देखा। हमारा अगला सेगमेंट एडिटोरियल इसी पर होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारा आज का एडिटोरियल है बलूचिस्तान पे कि वहाँ बाप के थप्पड़ की ज़रूरत है या माँ की मोहब्बत की या माँ की जप्फी की जिसे कहते हैं। और इसका ख्याल हमारे दिल में इसलिए आया और एडिटोरियल आज का इसलिए है कि माहरंग बलोच जो ब्लॉक यकजहती कमेटी की को हेड करती हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग आवर स्टांस ऑन द वायलेंस अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में गैर मुसल्लह सिविलियंस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उस पर जो तनकीद हुई है, मैं ये ट्वीट मेरा उसके बारे में है। और उन्होंने अपनी कमिटमेंट शो की है कि वो पुरअमन एक्टिविस्ट हैं और पुरअमन जद्दोजहद करते हैं और उन्होंने इसकी मुखालफत की है किसी भी किस्म की तशद्दुद की, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी नस्ली, लिसानी या सियासी ग्रोह या मजहबी ग्रोह से हो। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक हल भी तजवीज़ किया है अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा है कि इसका हल ये है कि बलूचिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, और जो लोग ताकत में हैं उनको वो ये नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनकी जो ग्रिप है इक़्तिदार पे वो मजबूत रहती है। उनके इस ट्वीट के बाद एक बहस शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का ज़माना है। और जैसे कि अभी आपने सुना एडिटोरियल से पहले हमारे हॉट इशू में आगा शाहज़ेब दुरानी जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल में जो एक नस्ल आई है और जिसकी तादाद सिर्फ 78 लाख है, ज़्यादा नहीं है, बलूचिस्तान के 78 लाख नौजवान, उनको जिस तरह उनके जहन को गंदा किया गया और जिस वक्त उनके जहन को गंदा पंजाब के ख़िलाफ़ किया जा रहा था, उस वक्त पंजाब में ताकतवर लोग पंजाबी जहन को भी ख़राब कर रहे थे, लेकिन रियासत के पैसे से, वो रियासत का पैसा और वो रियासत के रिसोर्सेज जो बलूचिस्तान में नौजवानों को उनका जहन सही करने पे ख़र्च किए जाने चाहिए थे, वो यहाँ खर्च किए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि 2013 से 18 तक
वहाँ स्टेबिलिटी आ गई थी, सैनिटाइजेशन हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल मालिक का 2.5 साल का अरसा वहाँ इक़्तिदार का बहुत अच्छा था। लेकिन फिर फैज़ आ गया, फैज़ के साथ उसके चेले आ गए, और उस ग्रोह ने, जिस ग्रोह के अभी भी कुछ लोग बहुत पुरसकून ज़िंदगी और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने बलूचिस्तान को तबाह किया। उनके लालच ने, वो सोने के बछड़े के पुजारी जो अपने पैसे की खातिर, अपने ग्रोही और ज़ाती मफाद की खातिर, जिन्होंने बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, करप्ट लोगों को ला के बलूचिस्तान की हुकूमत में बिठाया, उनको सपोर्ट किया, उनको चलाया, और आज बलूचिस्तान में जो खून है उनके हाथों पर भी है, उस पूरे ग्रुप के हाथों पर भी है। और ये बलूचिस्तान का जो खून है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है। इसने पाकिस्तानियों को हिला दिया है, और अगर पाकिस्तान को बचाना है, बलूचिस्तान को वापस कौमी धारे में लाना है, तो उन लालची और ख़ुद गर्ज लोगों को, जिन्होंने बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, जिन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को उनके असल हुक्मरानों से महरूम रखा अपने ज़ाती लालच के लिए, गर्ज के लिए, उनको कटहरे में लाया जाए। इन 78 लाख बलोच नौजवानों को तालीम दी जाए, रोज़गार दिया जाए, एम्पावर किया जाए, और इनको कौमी धारे में वापस लाया जाए, रूल ऑफ लॉ कायम किया जाए बलूचिस्तान में, तब भी सबके ज़ख्मों पर मरहम होगा। वरना वो लालची लोग, वो खुद गर्ज लोग, वो ताकतवर जो जा चुके हैं, इस मुल्क का खून निकाल के, वो तो सुकून से रहेंगे, ये मुल्क सुकून में नहीं रहेगा। गुड नाइट।